वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई सेट अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स में प्रायर पीरियड एरर्स का टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर हम 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे, फिर इसकी जो मेन डिफ़ॉल्ट ट्रीटमेंट है रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट, उसको डिस्कस करेंगे। लिमिटेशंस डिस्कस करेंगे रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट की, और फिर डिस्क्लोजर्स पे बात करेंगे, और एंड में इसको रिक्लासिफिकेशन के साथ कंपेयर करेंगे जो IS 1 के मुताबिक की जाती है। सो एरर्स की अगर हम बात करें तो एरर्स जो हैं वो रिकग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर में राइज हो सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। एक आप गलती से एक एक्सपेंस को एसेट बना सकते हैं, मेजरमेंट कम या ज़्यादा हो सकती है, प्रेजेंटेशन करंट या नॉन करंट एसेट के तौर पे गलत हो सकती है, या प्रेजेंटेशन जो है वो किस अमाउंट पे होनी चाहिए, किस कैटेगरी में होनी चाहिए, वो गलत हो सकती है। कि एक एसेट को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पे प्रेजेंट करना चाहिए था और उसको हमने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के तौर पे प्रेजेंट कर दिया, ये भी पॉसिबल है। और डिस्क्लोजर्स में भी एरर हो सकते हैं। तो पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ एरर ये होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर IFRS के साथ कंप्लाई नहीं कर रही होती अगर उनमें मटेरियल एरर हो, और अगर इमटेरियल एरर हो लेकिन वो इंटेंशनली किया गया हो। तो मटेरियल एरर तो जैसे मर्जी हो गया, इमटेरियल एरर अगर इंटेंशनल है कि एक पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन अचीव करने के लिए किया गया, तो वो अमाउंट इमटेरियल भी होगी, तो फिर IFRS के मुताबिक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो फिर उसको कंप्लाई नहीं कर रही। अब एरर्स तो करंट पीरियड में भी हो सकते हैं, तो करेक्शन ऑफ करंट पीरियड एरर्स कैसे की जाती है? तो पोटेंशियल करंट पीरियड एरर जो डिस्कवर हमें होते हैं साल के दौरान ही, साल के साथ साथ जैसे जैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनलाइज कर रहे होते हैं, तो उनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑथराइजेशन से पहले पहले करेक्ट कर लेते हैं। और इनके लिए वही ट्रीटमेंट फॉलो की जाती है जिस तरह हम बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के टॉपिक में करते हैं, कि ये अमाउंट गलत हुई है, इसको ठीक कर दिया जाए। तो उसके अंदर कोई मजीद आपको कॉम्प्लिकेशंस में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रायर पीरियड में एरर्स हो जाते हैं तो उनकी करेक्शन थोड़ी सी टेक्निकल है। वो इसलिए टेक्निकल है कि अब आप पिछले सालों का डाटा यूज़र्स के साथ शेयर कर चुके हैं, और अगर अब आप उनको ठीक करके दोबारा शेयर करेंगे तो आपका प्रीवियस डाटा और करंट डाटा जिसमें आपने एरर करेक्ट कर दिया वो मैच नहीं करेंगे। तो सिर्फ आपने इसको करेक्ट नहीं करना बल्कि इसके साथ प्रॉपर डिस्क्लोजर भी देने हैं, और आपने ये भी एक्सप्लेन करना है कि आपने क्या ठीक किया है, क्यों ठीक किया है, और उसको ठीक करने से क्या इफेक्ट आए हैं। तो इनको जो करेक्ट किया जाता है वो कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन जो हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं, यानी लास्ट ईयर और उससे पहले के जो बैलेंसेज हैं उनमें इनकी एडजस्टमेंट की जाती है। तो जो डिफ़ॉल्ट ट्रीटमेंट है IS 8 की प्रायर पीरियड एरर्स को करेक्ट करने के लिए वो है रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट। तो अनलेस impracticable an entity shall correct material prior period errors retrospectively in the first set of financial statement authorized for issue after their discovery by restating the comparative amount for the prior period presented in which the error occurred। तो अगर एरर आपका लास्ट ईयर में हुआ है तो फिर आपको जो करेक्शन करनी है वो भी लास्ट ईयर में करनी है। तो पाकिस्तान में तो कंपैरेटिव पीरियड एक ही साल होता है, तो यहाँ पर मोर देन वन प्रायर पीरियड का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। लेकिन दूसरे कई कंट्रीज हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा कंपैरेटिव पीरियड्स भी होते हैं। सो अगर एरर उससे भी पहले का है, जैसे हम लेट से कहते हैं कि जी करंट पीरियड हमारा 2021 है, प्रायर पीरियड 2020 है, और जो हमारा एरर हुआ था वो 2019, 18, 17 या इवन बिफोर दैट हुआ था, तो फिर हम एडजस्टमेंट करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट, लाइबिलिटी एंड इक्विटी में फॉर द अर्लीस्ट प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड। अब हम तो एक ही पीरियड प्रेजेंट करते हैं, यानी अगर 2021 है तो 2020 को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो 2020 के जो ओपनिंग बैलेंसेज होंगे उनको हम सिंपली एडजस्ट कर देंगे। लिमिटेशन और रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट ये है कि बाज़ पीरियड स्पेसिफिक इफेक्ट्स हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते। तो अगर किसी एक पीरियड का इफेक्ट हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो उसमें ठीक नहीं कर सकेंगे, लेकिन उससे आगे वाला तो ठीक कर सकते हैं। तो जहाँ तक से आपकी रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट प्रैक्टिकेबल हो वहाँ से ऑनवर्ड आप कर देंगे। तो अगर किसी पीरियड स्पेसिफिक इफेक्ट को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते तो दैट फाइन, वो इम्प्रैक्टिकेबल है, जितनी हो सकती है उसको कर देंगे। और अगर हम ये समझते हैं कि क्यूमुलेटिव इफेक्ट भी डिटरमिन करना जो है वो पॉसिबल नहीं है फॉर ऑल प्रायर पीरियड्स, तो इन दैट केस प्रोस्पेक्टिवली कर देंगे फ्रॉम द अर्लीस्ट डेट प्रैक्टिकेबल, जहां से हमारे पास उस एरर की करेक्शन पॉसिबल होगी। डिस्क्लोजर्स की बात करते हैं।
तो एक एंटिटी जब प्रायर पीरियड एरर की करेक्शन करेगी तो वो डिस्क्लोज करेगी नेचर क्या थी प्रायर पीरियड एरर की। जैसे हम कहते हैं जी इन्वेंट्रीज अंडरस्टेट हो गई थी, या लेट्स से कि एक डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो गलती से कैपिटलाइज हो गई थी। तो ये एरर जो भी होगा आप उसकी नेचर बताएंगे। फिर उस एरर की करेक्शन का जो इम्पैक्ट है, जो अमाउंट ऑफ करेक्शन है हर लाइन आइटम के, जी डेवलपमेंट कॉस्ट पे फ़र्क पड़ा, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस पे फ़र्क पड़ा, हमारे प्रॉफिट की फिगर पे फ़र्क पड़ा, तो वो आप बताएंगे। और अगर ईपीएस का स्टैंडर्ड आप पर अप्लाई होता है इस 33 लिस्टेड कंपनीज पर, तो वो भी इम्पैक्ट बताया जाएगा। जितने भी अमाउंट ऑफ करेक्शन की गई है आपकी बिगिनिंग ऑफ अर्लीस्ट प्रायर पीरियड प्रेजेंटेड में वो बताएंगे, यानी जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटर्निंग के अंदर एडजस्टमेंट की जाती है तो वो भी बताएंगे। रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट अगर इम्प्रैक्टिकेबल हो किसी भी पर्टिकुलर प्रायर पीरियड की, तो वो सर्कमस्टांसिस के जी क्यों आप रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट नहीं कर सकते, और उसकी डिस्क्रिप्शन जो है बताएंगे। फिर आपके कब से फिर आपने एरर करेक्ट किया। तो आप कहते हैं जी हमारा एरर तो आज से 5 साल पहले हुआ था, तब से का डाटा ऐसा अवेलेबल नहीं है कि हम ठीक कर सकें, लेकिन आपने फिर उसको कब से ऑनवर्ड ठीक किया है। और एक बार जब आप ये 4 डिस्क्लोजर्स दे देते हैं तो नेक्स्ट पीरियड में आपको ये डिस्क्लोजर्स रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इन द एंड हम डिस्कस करेंगे कि जो हमने रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट अभी डिस्कस की IS 8 में, और IS 1 में एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं रिक्लासिफिकेशन का। इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो इशू ये है कि समटाइम्स किसी आइटम की इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन हो जाती है रॉन्ग कैटेगरी में। फॉर एग्जांपल एक एक्सपेंस जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर अकाउंट फॉर हो जाता है, जबकि उसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में क्लासीफाई होना चाहिए था, और वाइस वर्सा। तो ये ऐसी जो रॉन्ग क्लासिफिकेशन होती है वो रीस्टेटमेंट कंसीडर नहीं होती, और जब भी ये आइडेंटिफाई हो जाती है तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फिगर्स को चेंज करते हैं। लेकिन क्योंकि ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसे रिक्लासिफिकेशन समझा जाता है, रीस्टेटमेंट नहीं समझा जाता। तो रिक्लासिफिकेशन का एक सिंपल सा डिस्क्लोजर दे दिया जाता है। ये एक एग्जांपल है डिस्क्लोजर की कि जी व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस जो है पहले हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्लासीफाई कर रहे थे, अब हम उसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में क्लासीफाई कर रहे हैं, और उनकी अमाउंट 1 मिलियन पाक रुपीज़ की। तो इससे जो यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको आइडिया हो जाता है कि प्रीवियस जो फिगर्स हैं और करंट ईयर की फिगर्स जो क्लासिफिकेशन वाइज मैच नहीं कर रही, तो वो क्यों मैच नहीं कर रही। तो ये हमारा प्रायर पीरियड एरर से रिलेटेड और रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट से मेनली रिलेटेड टॉपिक था। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन कर रहे हैं ऑटम 2016 के अटैम्प्ट से। इसका टाइटल है चांद पेंट्स लिमिटेड। इस क्वेश्चन में कुछ इम्प्लीकेशन IS 8 की हैं, और हमें एक जो है बिल्कुल बेसिक सी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी डेवलप करनी है। तो क्वेश्चन है कि चांद पेंट्स लिमिटेड इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स एंड पेंट्स। In April 2016, it was discovered that certain errors had been made in the financial statement for the year ended 30th June 2015। तो अप्रैल 16 में डिस्कवर कर रहे हैं, और 30th जून 2015 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी लास्ट ईयर जो कंपैरेटिव पीरियड है उसके अंदर एरर हो गए थे। द एरर्स वर करेक्टेड इन 2016, तो एरर्स की करेक्शन हो चुकी है। द डिटेल्स आर एज फॉलोज। तो हमें उसकी फिगर्स दी हुई हैं कि 2015 का जो ऑडिटेड अमाउंट है, यानी ये वो अमाउंट हैं जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर दी। फिर 2015 की वो अमाउंट हैं जो आफ्टर करेक्शन ऑफ एरर्स हैं, यानी जो रीस्टेट कर दी गई हैं, करेक्ट कर दी गई। और 2016 का डाटा जो है वो ड्राफ्ट गिवन है। तो जो एरर है वो लास्ट ईयर में था, उनको उसको करेक्ट कर दिया गया है, तो देयर इज नो एज सच इशू, और हमें वो डाटा दे दिया गया है। सो इसमें हम देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम के अंदर सेल्स टैक्स कमीशन एंड डिस्काउंट ये एक एक्सपेंस आइटम है। कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, अदर ऑपरेटिंग चार्जेस, अदर ऑपरेटिंग इनकम, और एक फिर जो है प्रॉफिट फॉर द ईयर की अमाउंट भी गिवन है। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी दो अमाउंट्स ऐसी हैं जो हम देख रहे हैं कि चेंज हुई हैं, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल, ट्रेड एंड अदर पेबल्स। फिर क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि द शेयर कैपिटल एंड अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट ऑफ CPL एज ऑन 1 जुलाई 2014, यानी लास्ट ईयर के स्टार्ट, was 10,400 million and rupees 19,089 million respectively। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाने के लिए शेयर कैपिटल और अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट बेसिकली रिटेन अर्निंग को ही कहते हैं, तो उसकी फिगर्स हमें दी हुई हैं। द डिटेल्स ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड आर एज फॉलोज। 2015 का इंटरिम डिविडेंड हमें बताया हुआ है और फाइनल डिविडेंड बताया हुआ है, और 2016 का भी इंटरिम एंड फाइनल डिविडेंड बताया हुआ है। अब पॉइंट ये है कि 2015 में हम रिकॉर्ड करेंगे
और जो फाइनल होता है वो नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड होता है। तो 2016 में 2015 का फाइनल रिकॉर्ड हो रहा होगा, 2016 का इटसेल्फ इंटरिम रिकॉर्ड हो रहा होगा। 2016 का फाइनल डिविडेंड अभी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि वो जब ये जिम में अप्रूव होगा, दैट वुड रिलेट टू फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2017, तो तब उसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। क्वेश्चन की दो रिक्वायरमेंट हैं। पहली है प्रिपेयर अ करेक्शन ऑफ एरर नोट टू बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016, इग्नोर अर्निंग्स पर शेयर एंड टैक्सेशन, क्योंकि वो फिगर्स ऊपर गिवन नहीं है, फॉर 10 मार्क्स। और सेकंड है कि प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016। सो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, और जो पार्ट ए है उसकी तरफ हम पहले चलेंगे। और उसकी रिक्वायरमेंट बेसिकली जो है वो सारा डाटा आपको दे दिया गया है, जस्ट दे वांट कि आप उसका करेक्शन ऑफ एरर का जो डिस्क्लोजर नोट है आई सेट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो डेवलप करें। तो हम अब आंसर की तरफ चलेंगे। तो पार्ट ए का आंसर डेवलप करते हैं, और इसमें हम एंटिटी का नाम चांद पेंट्स लिमिटेड, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016 डेवलप कर रहे हैं। सबसे पहले हम करेक्शन ऑफ एरर की हेडिंग के साथ उसकी नेचर बता देंगे कि हमने जो करेक्शंस की हैं वो क्यों की हैं। सो during 2016, it was discovered that certain errors had been made in the financial statement for the year ended 30 June 2015 last year. The effect of correcting the errors on each relevant line item is as follows. तो ये हमने जो डाटा क्वेश्चन में गिवन था उसी की बेस पर रिफ्लेक्ट करती है। सो अब हम इसमें जो है लाइन आइटम वाइज जो अमाउंट्स हैं उनको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो 2015 को क्योंकि हम रीस्टेट कर रहे हैं तो 2015 का ही डाटा हमने बताना है। पहले हम प्रॉफिट और लॉस के आइटम पर देखते हैं कि किन आइटम्स की वजह से इनकम में इंक्रीज या डिक्रीज होगा। सो प्रॉफिट और लॉस के जो आइटम्स हैं हमारे पास करेक्शन से पहले का आइटम भी है, करेक्शन के बाद का आइटम भी है। हम मोस्टली देख रहे हैं कि जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस है वो कुछ जगह पे बढ़ रही है, कुछ जगह पे कम भी हो रही है। तो एक्सपेंस का इम्पैक्ट है सारा, और जो आखिरी दो आइटम है अदर ऑपरेटिंग इनकम और प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये इनकम की नेचर में है। तो इस हिसाब से हम इंक्रीज और डिक्रीज को इनकॉर्पोरेट कर देंगे। तो ये फिगर्स हम जहन में रखते हुए सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले सेल्स टैक्स कमीशन एंड डिस्काउंट 7916 से 8246 यानी 330 से हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स 44633 से 44606, तो स्लाइटली जो है कॉस्ट ऑफ सेल्स रिड्यूस हुई है, तो इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये स्लाइटली जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। देन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये भी कुछ इंक्रीज हो रहे हैं, प्रॉफिट कम हो जाएगा। अदर ऑपरेटिंग चार्जेस, इनमें कमी हो रही है, तो एक्सपेंस कम होने से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अदर ऑपरेटिंग इनकम, इसमें हम देख रहे हैं कि कमी हो रही है, इनकम के कम होने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। और ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट करना चाहें प्रॉफिट का इफेक्ट, तो इन सारे आइटम्स का नेट भी ले सकते हैं। और वैसे जो हमें क्वेश्चन में खुद क्योंकि प्रॉफिट की फिगर गिवन है तो उसको भी इनकॉर्पोरेट कर लें, तो वी कैन सी कि प्रॉफिट में जो है वो कमी आ रही है। सो 636 से हमारा ओवरऑल प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये हमें इफेक्ट जो लाइन आइटम्स पर बताना है प्रॉफिट और लॉस के, वो हम डिस्क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट हमें इफेक्ट बताना है ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें हम जो इंक्रीज और डिक्रीज इनकॉर्पोरेट करेंगे। और सबसे पहले देखते हैं आइटम्स क्या क्या हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास दो आइटम्स हैं, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स और ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, और इनको हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स में कमी आ रही है 412 से,
और ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में इजाफा हो रहा है 224 से। इसके अलावा हम एक आइटम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ रिटेन अर्निंग। क्योंकि जितना इफेक्ट प्रॉफिट के अंदर आया होगा उतना ही इम्पैक्ट रिटेन अर्निंग में भी आ रहा होगा। तो जो प्रॉफिट के ऊपर हमने कैलकुलेशन की है उसकी बेस पर हम इस अमाउंट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो पार्ट ए की रिक्वायरमेंट थी कि हम करेक्शन ऑफ एरर का डिस्क्लोजर नोट प्रेजेंट करें, वो कंप्लीट हो जाती है। अब पार्ट बी की रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। तो हमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016, और ऑब्वियसली 2015 एज जो है हमें लेना होगा कंपैरेटिव पीरियड। तो पार्ट बी का सॉल्यूशन डेवलप करते हैं। एंटिटी का नाम है चांद पेंट्स लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हम बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016। तो इसमें हमें एक कॉलम शेयर कैपिटल का बना लेना चाहिए, एक रिटेन अर्निंग्स का, और फिर एक टोटल का कॉलम बना लेते हैं। सबसे पहले हम इनकॉर्पोरेट करेंगे बैलेंस एज ऑन 1 जुलाई 2014। क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि 1 जुलाई 2014 को शेयर कैपिटल 10,400 मिलियन और जो रिटेन अर्निंग या अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट है वो 19,089 मिलियन के हैं रिस्पेक्टिवली। तो शेयर कैपिटल हम मेंशन कर लेते हैं, रिटेन अर्निंग और इनका टोटल। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास दो ही चीज़ें हैं क्वेश्चन में, कुछ डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन दी हुई है और जो है प्रॉफिट की फिगर गिवन है, तो हमने उसको इनकॉर्पोरेट करना है। इसमें कोई जो है करेक्शन ऑफ एरर का इफेक्ट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कंपैरेटिव पीरियड को रीस्टेट किया जा रहा है और उससे पहले के साल में कोई ऐसी एडजस्टमेंट नहीं है जिसकी वजह से ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग को एडजस्ट करना पड़े। तो हम पहले डिविडेंड को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो 2015 का इंटरिम डिविडेंड रिकॉर्ड करेंगे 5% ऑफ बेसिकली शेयर कैपिटल। दैट वुड बी 520। तो रिटेन अर्निंग इतने से हमारी कम हो जाएंगी और टोटल पे ये इम्पैक्ट रिफ्लेक्ट कर देंगे। फिर हमारी टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम जो 2015 की है वो हमने रीस्टेट कर ली है। ये करेक्टेड फिगर हमें क्वेश्चन में गिवन है 3723 मिलियन की। तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 30 जून 2015 का, जो हम रीस्टेट कर रहे होंगे। शेयर कैपिटल में तो कोई चेंज नहीं है। रिटेन अर्निंग्स जो हैं वो हमारी बढ़कर 22292 की हो जाएंगी और टोटल भी हम लिख लेते हैं। इसके बाद 2015 का जो फाइनल डिविडेंड है वो पे होगा 2016 में। इसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। टेन परसेंट। नेक्स्ट 2016 का इटसेल्फ जो हमारा इंटरिम डिविडेंड है उसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। एंड देन ये जो फाइनल डिविडेंड है ये 2017 में जाके रिकॉर्ड होगा, तो इसको हम यहाँ पर इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे, बट हमें प्रॉफिट को शामिल करना है। तो हमारे पास जो प्रॉफिट की फिगर है फॉर 2016 दैट इज 4089 मिलियन। तो अब हमारे पास बैलेंस आ जाएगा एज एट 30 जून 2016। शेयर कैपिटल वुड बी सेम। रिटेन अर्निंग्स फर्दर इंक्रीज होकर 24301 की हो जाएंगी और टोटल 34701 का हम मेंशन कर लेंगे।
तो पार्ट बी की रिक्वायरमेंट थी कि हम एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी डेवलप करें, तो वो भी हमने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर ली। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं ऑटम 2019 की अटैम्प्ट से, जिसका टाइटल है कोल लिमिटेड। 9 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और IS 8 की इसमें इम्प्लीकेशन यूज होनी है। कोल लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019. Following information is available. During the year, it was discovered that due to some calculation error in Excel sheet, fair value of CL's office building was taken incorrectly as rupees 460 million instead of rupees 360 million. Resultantly, the building was recorded based on incorrect revaluation amount in CL financial statement for the year ended 30th June 2017. सो 2017 में एरर हुआ, उसके बाद 18, उसके बाद 19 की अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, तो तब ये हमें एरर डिस्कवर हुआ। दिस बिल्डिंग वाज एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 2015 फॉर रुपीज 500 million and then revalued for the first time on 30th June 2017. सो जिस टाइम पर ये एरर हुआ और फर्स्ट रिवैल्यूएशन के टाइम पर ही एरर हुआ, तो उससे 2 साल पहले बिल्डिंग को एक्वायर किया गया था। फर्दर डिटेल दिए हैं कि CL फॉलोज रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इट्स बिल्डिंग क्लासिफाइड एज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड चार्जेस डेप्रिसिएशन ओवर इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years using straight line method. CL accounts for revaluation on net replacement value method and transfer the maximum possible amount from revaluation surplus to retained earning on an annual basis, यानी incremental depreciation का ट्रांसफर भी करते हैं और 10 years पर स्ट्रेट लाइन बेसिस है। Further, as on 30th June 2019, the revalued amount of building has been determined at rupees 320 million, यानी कि जो फर्दर रिवैल्यूएशन हो चुकी है बिल्डिंग की और अब उसे 320 मिलियन पर भी हमने रिवैल्यू करना है अपार्ट फ्रॉम करेक्शन ऑफ एरर। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम CL स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड रिलेटेड नोट to the financial statement for the year ended 30th June 2019 along with comparative figures. For the above, note on property, plant and equipment is not required. तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पर हमने नोट नहीं बनाना, लेकिन हमें इसका मतलब है कि करेक्शन ऑफ एरर पे जो नोट है वो डेवलप करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की तरफ चलते हैं। सो आंसर का ब्रीफ फॉर्मेट डेवलप कर लेते हैं, जिसमें हम कोल लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स एज एट 30 जून 2019, इसमें हम 2019 के साथ 18 और 17 की वैल्यूज़ भी रीस्टेट करेंगे, क्योंकि एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपको बनानी पड़ती है अंडर IS 1 जब आप जो है करेक्शन ऑफ एरर या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं। फिर नोट्स भी हम बना लेंगे फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019, जिसमें हम करेक्शन ऑफ एरर का नोट डेवलप करेंगे। लेकिन सारी कैलकुलेशन के लिए हमें बेसिकली पहले जाना पड़ेगा अपनी वर्किंग्स की तरफ और देखना पड़ेगा कि बिल्डिंग जो है एरर में कैसे रिकॉर्ड हो रही थी और करेक्टेड रिकॉर्ड करते तो क्या इम्पैक्ट आता। सो बिल्डिंग के लिए एक वर्किंग बना लेते हैं। अगर कैलकुलेशन एरर की बेस पर की गई हैं तो वो क्या हैं, और जो करेक्टेड कैलकुलेशन बनती हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले बिल्डिंग एक्वायर की गई थी 1 जुलाई 2015 को फॉर 500 मिलियन। 10 ईयर्स की यूजफुल लाइफ की बेसिस पर इसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लेंगे। तो 2016 जो 30 जून 2016 है, उसके लिए हमारी डेप्रिसिएशन बनेगी ओवर 10 ईयर्स, 500 डिवाइड बाई 10 50, और ये सेम जो है डेप्रिसिएशन हमारी नेक्स्ट ईयर भी चार्ज होगी। और यहाँ तक हमारा एरर नहीं हुआ था, तो फिगर्स जो हैं वो सेम आएंगी। तो 400 पर हमारी जो एसेट है वो शो हो रहा था 30 जून 2017 को बिफोर रिवैल्यूएशन, और यहाँ तक एरर नहीं हुआ था। इसके बाद जाहिर बात है कि हमें रिवैल्यूएशन करनी है, तो रिवैल्यूएशन का गेन और लॉस आएगा और हमारे पास कैरिंग अमाउंट आ जाएगी रिवैल्यूएशन के बाद वाली।
तो पॉइंट ये है कि एरर क्या हुआ, क्योंकि इस टाइम पर एरर हुआ। तो एरर ये हुआ कि अमाउंट 460 पर रिकॉर्ड हो गई इनकरेक्टली। करेक्ट अमाउंट होनी चाहिए थी 360 मिलियन। तो एरर के हिसाब से अमाउंट लेते हैं तो 460, और सही अमाउंट लेते हैं तो 360। इसका मतलब है कि 460 की बेस पर अगर रिकॉर्ड किया होगा तो 60 का रिवैल्यूएशन गेन रिकॉर्ड कर लिया होगा, जबकि सही वैल्यू पे रिकॉर्ड करते तो इनफैक्ट 40 का लॉस रिकॉर्ड होना चाहिए। अब ये एरर का इम्पैक्ट आ गया, यहाँ पर हमारा रिवैल्यूएशन गेन और सरप्लस भी डिफरेंट हो गया, और हमारे एसेट की वैल्यू भी डिफरेंट हो गई। तो ऑनवर्ड चलते हैं और 2018 की अब डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं। सो रिमेनिंग लाइफ 8 ईयर्स की है। 460 की बेस पर जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे दैट वुड बी 57.5, और एसेट जो है वो शो हो रहा होगा हमारा 402.5 का। जबकि सही वैल्यू की बेसिस पर इसकी डेप्रिसिएशन ओवर 8 ईयर्स रिकॉर्ड करते 360 डिवाइड बाई 8 ईयर्स, तो इट वुड हैव बीन 45 मिलियन, और हमारा एसेट शो होता 315 का। अब एरर तो 2017 के बाद 18 तक आया, अब 19 आ गया, तो इसके अंदर तो हम एरर को कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो जो सही अकाउंटिंग, जो एरर में इफेक्ट आ रहे हैं वो तो यहाँ तक आ रहे हैं। 19 से तो हम सही अकाउंटिंग शुरू कर देंगे और उसी की बेस पर अपने स्टेट्स बनाएंगे। तो हमारी ये वैल्यू जो है 2018 की आ गई, और अब हम 2019 की डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो रिमेनिंग लाइफ अब 7 ईयर्स है। 45 की डेप्रिसिएशन वंस अगेन रिकॉर्ड होगी, तो हमारा एसेट हो जाएगा 270 का। ये रिवैल्यूएशन से पहले की वैल्यू है। अब रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट अगर इनकॉर्पोरेट करेंगे तो उसमें हम पहले लॉस भी रिकॉर्ड कर चुके हैं, वैल्यू बढ़ रही है। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है एसेट की वो क्वेश्चन में गिवन है। 320 मिलियन। तो इट मीन्स कि 270 से 320 मिलियन 50 का गेन आया है। तो एक तो हमें जो है रिवर्सल ऑफ लॉस करना होगा नेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो लॉस हमने रिकॉर्ड किया था 40 का, लेकिन हम नोट कर रहे हैं कि इस लॉस की वजह से हमारी जो डेप्रिसिएशन है वो 5 से कम चार्ज हो रही है। तो 50 की जो चार्ज होनी चाहिए थी स्ट्रेट लाइन बेसिस पर, वो चार्ज हो रही है 45 की। तो 40 का लॉस -5, क्योंकि 2 साल 5 से कम डेप्रिसिएशन हमारी चार्ज हुई है। तो जो प्रॉफिट और लॉस में हम रिवर्स कर सकते हैं लॉस अंडर आई 16, वो मैक्सिमम है हमारा 30। तो बाकी जो गेन है वो हमारा अदर कंप्रीहेंसिव इनकम रिकॉर्ड होगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर रिकॉर्ड होगा, और वो बैलेंसिंग फिगर के तौर पर हम ले सकते हैं 20। तो ये तो बिल्डिंग का इम्पैक्ट आ गया, लेकिन बिल्डिंग के साथ ऑब्वियसली रिवैल्यूएशन सरप्लस और रिटेन अर्निंग के इम्पैक्ट भी रेलिवेंट हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी चेंज हो रही है और रिवैल्यूएशन सरप्लस भी जो है वो गलत रिकॉर्ड हो रहा था। तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो अगर हम बात करते हैं तो इस टाइम पर जो एरर वाला टाइम है उसमें अराइज हुआ था 60 का, और उसमें चेंजेस आई होंगी, तो उनको देखते हैं। तो 30 जून 2017 को इट वाज एट 60। फिर ट्रांसफ़र टू रिटेन अर्निंग हुआ होगा इसका, क्योंकि रिमेनिंग लाइफ 8 ईयर्स थी। उस बेसिस पर 7.5 का, और नेट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 52.5। करेक्टेड में अगर आप देखते हैं तो बेसिकली इसमें ये रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए था 2017 से लेकर 2018 तक। रिटेन अर्निंग पर इम्पैक्ट देखते हैं। तो सबसे पहले तो एट 30 जून 2017
अगर हम देखें तो हमें 40 का लॉस रिकॉर्ड करना चाहिए था, लेकिन एरर में हमने लॉस रिकॉर्ड नहीं किया था। गेन तो रिकॉर्ड ये ओसीआई में होता है, तो रिटर्निंग में जो है ये 40 का इम्पैक्ट नहीं किया हुआ था। करेक्टेड ट्रीटमेंट होती तो 40 का लॉस रिकॉर्ड होता, जिससे रिटर्निंग 40 से कम हो जाती। फिर जो हमने ये ट्रांसफ़र टू रिटर्निंग रिकॉर्ड किया, ये ट्रांसफ़र फ्रॉम रिवैल्यूएशन सरप्लस के तौर पर आता रिटर्निंग के अकाउंट में। तो एरर के पॉइंट से तो हमने 7.5 रिटर्निंग में ऐड किए होंगे, लेकिन करेक्टेड के हिसाब से तो हमने जब रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड ही नहीं किया था, तो ये वैल्यू नील होनी चाहिए थी। फिर जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है उसकी बात करते हैं। तो एरर में हमने 57.5 का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की थी, सही रिकॉर्ड करते तो वो 45 की होती। और इस बेसिस पर हम 30 जून की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं 2018 की 50 एंड 85। तो ये इम्पैक्ट्स हैं जो एरर के साथ आ रहे थे और जो करेक्टेड के साथ आ रहे थे, और इनके डिफरेंस के तौर पे हम करेक्शन ऑफ एरर का इफेक्ट कैलकुलेट कर सकेंगे। तो आंसर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें नॉन करंट एसेट बिल्डिंग का शो करना है, जिसमें हमने वर्किंग वन डेवलप की हुई है। सो करेक्टेड फिगर के हिसाब से देखें तो 360, 315 एंड 320 ये करेक्ट फिगर्स हैं जो अब प्रेजेंट होंगी, क्योंकि हम रीस्टेट करके लिख रहे हैं। इसके बाद हमें रिवैल्यूएशन सरप्लस को प्रेजेंट करना है। इसमें भी हम वर्किंग वन पे रेफरेंस लेकर जाते हैं। तो अगर हम करेक्ट वर्किंग कर रहे होते तो रिवैल्यूएशन सरप्लस राइज ही नहीं होना था। रिवैल्यूएशन सरप्लस फर्स्ट टाइम बिल्कुल एंड पे 30 जून 2019 पर राइज हो रहा है 20 का। तो इसको इस टाइम पे रिकॉर्ड करना है। इससे पहले तो इसकी वैल्यू नील होनी चाहिए थी। जो पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड किया हुआ था वो गलत किया हुआ था, इट शुड बी 0। तो अब करेक्शन ऑफ एरर के नोट की तरफ आते हैं। तो पहले डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि एरर क्या हुआ है। इट वाज आइडेंटिफाइड इन करंट ईयर दैट रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ वन ऑफ बिल्डिंग वाज टेकन एज ₹460 मिलियन इंस्टेड ऑफ ₹360 मिलियन इन 2007 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इफेक्ट ऑफ एरर्स को अब प्रेजेंट कर देते हैं। तो जो पीरियड्स हमने रीस्टेट किए हैं 18 और 17 के, उनको हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे। तो सबसे पहले हम जो है कैलकुलेट कर लेते हैं कि इम्पैक्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर क्या है। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जो डिक्रीज है, क्योंकि हमने ज़्यादा शो कर दिया था। तो 2017 में जो इम्पैक्ट है वो 460 और 360 का, यानी 100। 2018 में ये डिफरेंस 402.5 और 315 का रह जाता है, यानी 87.5। इसके बाद रिवैल्यूएशन सरप्लस में भी डिक्रीज होगा। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में हम देखते हैं कि 60 से रिड्यूस करेंगे 2017 में, क्योंकि इट शुड हैव बीन 0, और 2018 में 52.5 से 0 पर लेकर जाएंगे। तो डिफरेंस जो है 60 का है और 52.5 का है। रिटेन अर्निंग में भी डिक्रीज है। तो बेसिकली 2017 में 40 का डिफरेंस है, और जो डिफरेंस 18 के एंड पर है वो 50 और 85 का डिफरेंस लेंगे तो वो 35 से डिफरेंस रह जाता है। तो बेसिकली 40 से 35 जो हुआ है वो 5 की जो लेसर डेप्रिसिएशन इनकॉर्पोरेट हो रही थी उसकी वजह से हो रहा है। इसके बाद हम अगर बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस की, तो उसमें हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में डिक्रीज है। एंड यू कैन सी के 57.5 की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई थी 2018 में, जबकि 45 की चार्ज होनी चाहिए थी अगर करेक्ट ट्रीटमेंट की गई होती। द डिफरेंस ऑफ डेप्रिसिएशन इज 12.5। इससे ज़्यादा चार्ज होगी थी, तो करेक्शन का इम्पैक्ट ये होगा
कि हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डिक्रीज कर देंगे बाय 12 तो ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट बनाएं और नोट्स बनाएं, जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट नहीं बनाना था, सिर्फ हमें जो है करेक्शन ऑफ एरर का नोट बनाना था, जो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं, जायदी लिमिटेड, जो ऑटम 2021 की अटेम्प्ट से है। 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। इसका मेन फोकस IS 8 पर है, लेकिन इसमें इम्प्लीकेशन जो हैं वो IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की भी हैं। तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि रिटेन अर्निंग्स कॉलम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ऑफ जाहिदी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 इज एज फॉलोज। तो अभी ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं 2020 की हैं, और सिंपल सी एक रिटर्निंग का कॉलम हमें नज़र आ रहा है कि ओपनिंग बैलेंस है, डिविडेंड पे हुआ, उसके बाद कंप्रिहेंसिव इनकम ऐड हुई, फिर बैलेंस आ गया, और 2020 में सिर्फ कंप्रिहेंसिव इनकम है, इवन डिविडेंड भी नहीं है। फिर हमें कुछ इश्यूज बताए हुए हैं और उन इश्यूज को हम देखते हैं। तो पहला पैराग्राफ है कि ऑन 1 जनवरी 2018 ZL had acquired a building at cost of rupees 200 million and had rented it out on the same day for 3 years। तो बिल्डिंग आपने एक्वायर की और फॉरन रेंट पर दे दी, तो इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पे क्लासीफाई हो जाना चाहिए था। On 31 December 2020 the tenant vacated the building and ZL decided to transfer its head office to such building। तो आपने अब जो है उसको ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि चेंज इन यूज़ एविडेंस हो गया है, तो आपने इसको IS 16 से IS 40 की तरफ IS 40 से IS 16 की तरफ ट्रांसफर करना है, क्योंकि अब ये ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो फाइनेंस मैनेजर वाज कंसीडरिंग द रिपोर्टिंग implication of change in use of the building. He came to know that the building has erroneously been reported as property, plant and equipment since inception and was being depreciated on straight line basis over 20 years। तो जो उन्होंने डिटरमिन किया कि ये तो पहले ही गलती से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ट्रीट हो रही थी, हालांकि अब इसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आना चाहिए था, और पहले जो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पर चल रही थी वैसे ही चलना चाहिए था। तो फेयर वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग हैज इंक्रीज बाय 10% इन ईच ईयर सिंस एक्विजिशन। तो 2018, 19 और 20 तीन सालों में भी उसकी वैल्यू 10% से बढ़ी है। एंड ZL फॉलोज कॉस्ट मॉडल फॉर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड फेयर वैल्यू मॉडल फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम अगर IS 40 की इम्प्लीकेशंस देखें तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि IS 40 के हिसाब से फेयर वैल्यू पर हम मेजरमेंट तो करेंगे, लेकिन जो लास्ट फेयर वैल्यू होगी एट द रेट ऑफ ट्रांसफर, वो फिर डीम्ड कॉस्ट समझी जाएगी फॉर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और फिर उस कॉस्ट के ऊपर हम सिंपली प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को मेजर कर लेंगे। तो रिक्वायरमेंट ये है कि प्रिपेयर द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ZL's फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 इन अकॉर्डेंस विद IFRS। पहले तो हमें करेक्शन ऑफ एरर नोट बनाना है, और उसके बाद हमें रिटेन अर्निंग कॉलम बनाना है, जैसे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में शो होगा, और रिक्वायरमेंट में ये भी है कि कंपैरेटिव फिगर्स शो करें। तो पहले करेक्शन ऑफ एरर नोट बनाने की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी। तो हम आंसर पार्ट ए का बनाएंगे। तो एंटिटी का नाम है जाहिदी लिमिटेड, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। इसमें अब हमें करेक्शन ऑफ एरर नोट ऑब्वियसली बनाना पड़ेगा। तो उसमें हम बताएंगे कि क्या एरर हुआ था और फिर उसके इफेक्ट्स कैलकुलेट करने होंगे। तो पहले एरर बता देते हैं कि इट वाज आइडेंटिफाइड इन करंट ईयर दैट अ बिल्डिंग दैट इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाज erroneously being reported as property plant and equipment since its acquisition on 1st January 2018। error has been corrected by retrospective restatement of prior year amounts। तो वो जो हमने किया 2020 में, जो हमारी कंपैरेटिव अमाउंट्स बनती हैं वो तो बनती हैं 2019 की, और उससे प्रायर पीरियड बनते हैं 2018 के। तो ये हमें प्रेजेंट करने होंगे फॉर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए तो हम दोनों सालों का डाटा देंगे, और प्रॉफिट और लॉस के अंदर तो हम सिर्फ कंपैरेटिव देते हैं एक साल का, तो हम प्रॉफिट और लॉस में सिर्फ 2019 की फिगर्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो उसमें 18 की फिगर्स नहीं होंगी प्रॉफिट और लॉस में। पोजीशन में दोनों सालों की लेंगे, और जो प्रॉफिट और लॉस है उसमें सिर्फ कंपैरेटिव ईयर की। तो वन बाय वन तरह देखते हैं कि हमें जो इम्पैक्ट्स हैं वो कैसे कैलकुलेट करने हैं। उसके लिए हमें वर्किंग पर जाना पड़ेगा। तो वर्किंग हम बना लेते हैं। क्योंकि एरर 2018 में हुआ था, तो वहीं से हमें बात शुरू करनी पड़ेगी कि 2018 से ऑनवर्ड बेसिकली क्या होता। तो अगर हम इफेक्ट की बात करते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या फ़र्क पड़ेगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो एक तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में इंक्रीज होता
जिसको हमने रिकॉर्ड करना है। तो वो बेसिकली हमारा रिकॉर्ड होना था 10% के हिसाब से। अच्छा, अब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 200 मिलियन है। तो 200 मिलियन प्लस 10%, इसमें 10% इंक्रीज भी शामिल कर लेते हैं तो वो बन जाएगा 220 मिलियन। इसमें फिर फर्दर 10% इंक्रीज इंक्लूड कर दें तो 242 मिलियन, और फिर 242 में भी 10% फर्दर इंक्रीज कर दें तो राउंड ऑफ करके 266 मिलियन बनेगा। अच्छा, अगर हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का पर्सपेक्टिव देखें तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हमने 5% डेप्रिसिएशन के साथ रिकॉर्ड किया हुआ है। तो 200 मिलियन में से 5% डेप्रिसिएशन लेस करें। अच्छा, 5% डेप्रिसिएशन हमने किस बेसिस पर ली है? क्योंकि क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि बेसिकली इस प्रॉपर्टी की जो लाइफ थी दैट वाज 20 ईयर्स। तो ओवर 20 ईयर्स बेसिकली 5% स्ट्रेट लाइन बेसिस पर अगर देखें तो ये 5% ही डेप्रिसिएशन बन जाती है। तो इस तरह कैलकुलेट करना आसान रहेगा। तो 200 में से 5% डेप्रिसिएशन बनेगी 10 की, 200 में से 10 लेस करें 190 आ जाएगा, फिर 10 लेस करें 180 आ जाएगा, और फिर 10 लेस करें तो 170 आ जाएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे जो इफेक्ट है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इतनी की रिकॉर्ड होनी चाहिए थी हर साल, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जितने का रिकॉर्ड हो रहा था उतने से हम रिवर्स कर देंगे, और इम्पैक्ट आएगा रिटेन अर्निंग्स पर। नेट इफेक्ट जो आएगा वो बेसिकली रिटेन अर्निंग्स पर आएगा। तो रिटेन अर्निंग्स पर जो नेट इफेक्ट है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दैट वुड बी नेट अगर करें तो 30 का, क्योंकि 10 की डेप्रिसिएशन गलत रिकॉर्ड हो रही थी और 20 का गेन रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। इसी तरीके से 2019 में ये इफेक्ट बढ़कर जो है वो 62 का हो जाता है, और 2020 में ये 96 का हो जाएगा। अब प्रॉफिट और लॉस पर अगर इफेक्ट देखें तो वो हम कंसीडर कर लेते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस में तो रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन जो है उसका इफेक्ट भी हमें लेना है, और उसके बाद जो है हमें दूसरा इम्पैक्ट भी लेना है। पहले हम रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन ले लेते हैं। तो रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन बेसिकली क्योंकि 5% पर है, तो 10 की डेप्रिसिएशन जैसे हमने पहले कैलकुलेट की 200 डिवाइड बाई 20 ईयर्स कर लें, या 200 इंटू 5% कर लें। तो ये हर साल में हमारी 10 की डेप्रिसिएशन होगी, और इसी बेस पर 200 माइनस 10 190 आया था, 200 माइनस फर्दर 10 लेस किया तो 180, फिर फर्दर 10 लेस किया तो 170। इसके अलावा हमें इंक्रीज इन फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड करना है जो कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में रिकॉर्ड होगा। ये हमारा 10% इंक्रीज रिकॉर्ड होना है। तो 10% इंक्रीज 200 में जब हम 10% कैलकुलेट करेंगे तो दैट वुड बी 20, इसलिए 200 प्लस 20 220 हो गए। फिर नेक्स्ट टाइम 220 का 10% कैलकुलेट होगा, 22 वो ऐड कर देंगे 242 हो जाएगा। फिर 242 का 10% लेंगे तो वो आ जाएगा 24, और 24 को हम ऐड करेंगे तो 266 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो दोनों चीज़ों का इफेक्ट ये है कि हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। हमारा प्रॉफिट डेप्रिसिएशन के रिवर्स होने से भी बढ़ जाएगा, और फेयर वैल्यू का गेन रिकॉर्ड करने से भी बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट में इजाफा होगा 30 का, 32 का, और 34 का। ये जब हम इफेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा जो पार्ट ए है उसको अब हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का इंक्रीज रिकॉर्ड होना है। सो दैट इज बेसिकली कंपैरेटिव और प्रायर पीरियड में 242 एंड 220। फिर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो हमने गलत रिकॉर्ड कर दिया था उसका डिक्रीज रिकॉर्ड करेंगे, इफेक्ट ये आएगा। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जो डिक्रीज है वो कंपैरेटिव पीरियड में 180 और प्रायर पीरियड में 190। और फिर रिटेन अर्निंग पर इफेक्ट ये है कि रिटेन अर्निंग पर नेट इफेक्ट बेसिकली ये होगा कि बढ़ जाएगी, जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं कंपैरेटिव पीरियड में 62 और प्रायर पीरियड में 30।
अब हम बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस की। तो प्रॉफिट और लॉस में हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिवर्स होगा। 2019 में हमारी सिर्फ ये कंपैरेटिव पीरियड यहाँ पे रेलिवेंट होगा, क्योंकि प्रायर पीरियड की हम जो कंप्रिहेंसिव इनकम है या प्रॉफिट और लॉस है वो प्रेजेंट ही नहीं कर रहे होते। तो 10 का जो है वो इम्पैक्ट हमें यहाँ पर लेना होगा, जो रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन का है। इसके बाद फेयर वैल्यू का जो गेन है वो रिकॉर्ड करते तो इंक्रीज हो जाएगा, दैट वुड बी 22। और फिर प्रॉफिट पर जो ओवरऑल इफेक्ट है वो 32 का इंक्रीज है। तो इस तरह से हमारी जो पार्ट ए की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है। अब पार्ट ए की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के बाद हम क्वेश्चन का पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी ये है कि रिटेन अर्निंग का कॉलम बनाएं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। तो पार्ट बी का आंसर बनाने की तरफ चलते हैं। जाहिदी लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, जिसमें से हम सिर्फ रिटेन अर्निंग का कॉलम बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। तो सबसे पहले रिटेन अर्निंग का कॉलम हम बनाएंगे। तो स्टार्टिंग फिगर हम क्वेश्चन में ले लेते हैं जो रिपोर्ट की थी 31 दिसंबर 2018 को, दैट वाज 351। इसके आगे हम लिख सकते हैं कि एज रिपोर्टेड, क्योंकि ये रीस्टेट हो जाएगी। अब इसमें इफेक्ट ऑफ करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड एरर आएगा कि जो इम्पैक्ट है कंपैरेटिव से पहले का, तो कंपैरेटिव से पहले का इफेक्ट है हमारा 30 का। अगर आप रिटर्निंग में देखें तो ये टोटल इम्पैक्ट जो पहले का है 2019 से पहले वो 30 का है। ये प्रायर पीरियड इफेक्ट है, इसको हमने इनकॉर्पोरेट करना है। तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा सेम डेट का, लेकिन ये बैलेंस अब रीस्टेटेड कहलाएगा, दैट वुड बी 381। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि बाकी चीज़ें कैसे हैं। तो कैश डिविडेंड, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया, ये एज इट इज़ हम 15 की फिगर ले लेंगे। उसके बाद हमें टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम लेनी है। तो टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम भी रीस्टेट हो गई है, उसमें भी चेंज आ जाएगा कितने से, 32 से। तो हमने पहले जो फिगर शो की थी वो थी 68 की। इसमें हमें जो 2019 में हमारा प्रॉफिट बढ़ा है 32 से, इसको इंक्लूड करना है। और इसको इंक्लूड करके ये अमाउंट बन जाएगी हमारी 100 की। और हमारे पास 2019 के एंड का बैलेंस आ जाएगा, जो कि अब रीस्टेटेड है 466। फिर हमें कंप्रिहेंसिव इनकम लेनी है 2020 की। ये तो हम फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो इसके साथ रीस्टेटेड का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अमाउंट है 82, जो कि ड्राफ्ट अमाउंट है, लेकिन हमने वर्किंग में कैलकुलेट किया है कि इसमें चेंज आएगा 34 से। तो 82 में 34 ऐड कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट बन जाएगी 116। और इस तरीके से हमारे पास फाइनल टोटल आ जाएगा जो बैलेंस 31 दिसंबर 2020 को होना चाहिए, दैट शुड बी 582। सो ये हमारी जो सेकंड पार्ट था वो भी बन जाएगा। जब आप पार्ट ए की कैलकुलेशन कर चुके होंगे तो इसमें सिंपली हमें दो फिगर्स जो हैं वो यहाँ पर चेंज करनी है कि प्रॉफिट की फिगर अपडेट करनी है और इफेक्ट ऑफ प्रायर पीरियड करेक्शन लेना है। तो तीन चीज़ों का ही इम्पैक्ट लेना है, बाकी फिगर्स तो जैसे पहले थी वैसे ही इनकॉर्पोरेट करनी है। तो इन्हीं तीन चीज़ों के तीन नंबर होंगे, 1, 2 एंड 3। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।